6 अप्रैल से पहले पहले आपने अपनी बिजनेस रिटर्न सबमिट करनी है। एफबीआर का जो आपका कंसर्न जो ऑफिस है वहां पे आपने अपनी बिजनेस की रिटर्न सबमिट करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं होगी। टैक्स की रिटर्न सबमिट करने के लिए आपको कमिश्नर से वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, वापस आता है टॉपिक की तरफ। तो एफबीआई की तरफ से 7 मार्च को एक जो है एसआर इशू किया गया है। इस एसआरओ के जो नंबर है वो जी 350 और इस एसआरओ के मुताबिक जो इसमें रूल 5 है उसके मुताबिक जो है वो डिक्लेयर किया गया है। उसमें बताया गया इस एसआरओ में डिफरेंट किस्म की जो है वो लगा दी गई है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है टैक्स पेयर्स के ऊपर। उनमें से एक जो रिस्ट्रिक्शन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट तो काफ़ी लंबा है लेकिन हम इसको जो है ना इंशाल्लाह जी वो 1 बाय 1 करके जो है ना वो क्लोज करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है ना वो नंबर 1 पे जो है ना वो रूल 5 है और रूल 5 के मुताबिक जो है वो बताया गया है कि अगर अब आप 7 अप्रैल से पहले पहले अपनी बिजनेस रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, बिजनेस रिटर्न की बैलेंस शीट सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी नेक्स्ट जो है वो टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं होगी। टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और अगर आपने बिजनेस की रिटर्न सबमिट करनी है तो आपको अपने मुतलका जो आपका एफबीआई का ऑफिस है वहां पे विजिट करना पड़ेगा और अपनी रिटर्न की जो है वो सब बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी। इसमें क्लियरली बताया गया है कि इस नोटिस के जो विद इन 30 डेज जो है वो आपने अपनी जो है वो बैलेंस शीट जो है वो सबमिट करनी है। अब 7 जो है मार्च को ये इशू हो रहा है नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब कि 6 अप्रैल तक जो है वो आपके पास टाइम है। 6 अप्रैल तक आपने अपनी बिजनेस की जो है वो पिछले साल की अपनी बैलेंस शीट जो है वो सबमिट करनी है एफबीआर के ऑफिस में, जो भी आपका मुतलका एफबीआर का ऑफिस बनता है वो। इसमें हम इसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एसआरओ जो है ना वो क्यों इशू किया गया है, ये शिक्षण क्यों लगाई गई है और इसका जो है ना वो मकसद क्या है। देखें, कुछ लोग होते हैं हमारे पास जो है ना वो 3 तरह की जो है ना वो कंपनीज होती हैं जिसमें जो है ना वो बिजनेस की रिटर्न, जिसमें जो है ना वो तो 3 तरह की जो है कैटेगरी है जिसमें जो है ना वो बिजनेस की जो है वो रिटर्न फाइल होती है। सबसे पहले जी इंडिविजुअल्स हैं जो कि सिंगल मेंबर जो है ना वो बंदे लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो हैं। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, 2 लोग 3 लोग 4 लोग डिफरेंट लोग मिलके इसको काम को चला रहे हैं और फिर कंपनीज हैं। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पशन दी गई है वो उनको दी गई है जो कि मैन्युफैक्चरर है उनको अपनी बैलेंस शीट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या जिनके इंडिविजुअल बिजनेस है या कंपनीज हैं और वो अदर देन जो है वो मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन तमाम लोगों को अपनी बैलेंस शीट सबमिट करना लाजमी है। अब बैलेंस शीट सबमिट जिन लोगों ने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए अपनी बैलेंस शीट सबमिट की थी उनको जरूरत नहीं है। उनको अगर वो मुनासिब समझें तो उनके लिए ये है कि वो सिंपली एक जो है ना एफबीआई को रिटर्न जो है वो लेटर लिख दें कि भाई हमने अपनी जो है वो बैलेंस शीट जो है सबमिट की हुई है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा अगर मुनासिब समझें तो जो आपने बैलेंस शीट सबमिट की है उसके साथ कॉपी भी अटैच कर दें ताकि उनको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब होता क्या है कि इसमें जो ए और बी और सी जो अब ये 3 कंपनीज हैं। अब ए जो है वो है जी हमारे पास इंडिविजुअल है और जो बी है वो है हमारे पास एओपी कंपनी है, एओपी फर्म है, और जो हमारे पास सी है ये है जी पीवीटी कंपनी है। अब इसमें ये जो फर्स्ट 2 कैटेगरी है हमारे पास ये वाली, ये दो उनका होता क्या है, जब रिटर्न फाइल होती है तो ये दोनों कंपनीज जो है ना ये इसमें अपनी बिजनेस की रिटर्न जो है उसके साथ अपनी बैलेंस शीट मेंशन करते हैं। इसमें जो प्राइवेट लिमिटेड है ये तो आप 100% कहते हैं क्योंकि इसने ऑडिटेड अकाउंट्स अपने साथ लगाने होते हैं, लेकिन जो एओपी है ये कर देते हैं या नहीं करते। लेकिन जो इंडिविजुअल पर्सन लोग हैं वो अपनी बैलेंस शीट सबमिट नहीं करते। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि हमने देखा था कि एफबीआर के अंदर पिछले जो है ना वो फेक इनवॉइसेस का भी बड़ा वो चर्चा था कुछ दिनों से कि लोग जो है ना वो उनका वर्किंग कैपिटल होता कोई नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अपनी जो है ना वो फेक जो है 1-2 कंपनी रजिस्टर की सीएनआईसी के ऊपर एज ए कंपनी बनाई और फिर जो है वो वहाँ पे जो है ना वो उसके वो इनवॉइसेस काट के दिए जा रहे हैं और एफबीआई को जो है ना टैक्स पे कोई नहीं करते। इसमें जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो है वो फ्रॉड पकड़ा गया है फेक इनवॉइसेस का। तो उसी को जो है ना वो कवर अप करने के लिए अब एफबीआई डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है सेल टैक्स के हवाले से भी और इनकम टैक्स के हवाले से। उनमें से एक ये है कि अगर आप बैलेंस शीट सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न भी फाइल नहीं होगी। अब इसमें जो मज़ीद हम इसको प्रैक्टिकली हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसको जो है वो कैसे हमने करना है और क्या क्या होना चाहिए।
इसमें अब हमने बैलेंस शीट जो है ना वो अटैच करनी है लाजमी। बैलेंस शीट अगर आपने पहले अपने बिजनेस के रिटर्न के साथ बैलेंस शीट अटैच नहीं की तो आपने करना क्या है, आपने एक बैलेंस शीट बनानी है। सिंपल सी बैलेंस शीट है, उसमें मैं वैसे भी आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। तो अदरवाइज ये है कि मैं अपने जो है ना वो इसका एक एक्सेल फार्मेट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे से वो एक्सेल फार्मेट भी लेना चाहें तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट में आपने करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल उसमें बैलेंस शीट में आपके अंदर जो है ना वो उसमें जो वर्किंग कैपिटल है वो भी होगा, उसके बाद आपका जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी उसमें मेंशन होंगी, आपके एसेट्स होंगे और आपकी जो है ना वो करंट एसेट्स मैन्युफैक्चर जो है, उसके अलावा आपका फिक्स एसेट और तमाम चीज़ें होंगी। तो बैलेंस शीट का एक सिंपल सा फार्मेट अगर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले उसमें जो है ना वो आपके पास फिक्स एसेट आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास जो है ना वो करंट एसेट्स आ जाते हैं और इनका जो है ना वो टोटल आ जाता है फिर, और उसके बाद जो है ना आपके पास जो है ना वो आ जाता है भी कैपिटल आ जाता है, और देन आपके पास जो है ना वो लाइबिलिटीज आ जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि मेरे पास जो फिक्स एसेट हैं वो है जी 1,50,000 के, और जो उसके बाद जो मेरे पास करंट एसेट्स हैं ये मेरे पास जनाब 2,50,000 के हैं। अब जो करंट एसेट्स हैं इसके अंदर आपके पास मजीद आपका बैंक बैलेंस आ जाता है, आपका कैश आ जाता है, आपका जो है वो जो रिसीवेबल है वो आ जाता है, और इसके साथ साथ आपका जो है ना वो रिफंड आ जाते हैं, या जो टैक्सेस रिफंड टू फ्रॉम गवर्नमेंट है वो आ जाते हैं। वो तमाम चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। और अब इन दोनों जो एसेट्स हैं हमारे, इन दोनों का हमारा जो टोटल बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 4 लाख रुपए। अब ये जो 4 लाख है इसके बाद अब हम आते हैं अपने लाइबिलिटीज और कैपिटल की तरफ। तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इसमें जो बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है वो है जी 2,50,000 रुपए, और इसके बाद जो बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या है जी हमारी लाइबिलिटी है। तो वो हम अमाउंट जो है वो हम डाल देंगे लाइबिलिटीज के अंदर। तो ये इस तरह करके ये भी हमारा जो है वो टोटल कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये एक बैलेंस शीट के फार्मूला के आपका एसेट्स प्लस जो है वो लाइबिलिटी आपका इक्वल होगा, तो आपका जो वो बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। इसका एक जो एक्सेल फार्मूला वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने जो है वो 7 अप्रैल से पहले 6 अप्रैल से पहले आपने अपना जो बैलेंस शीट है बिजनेस की वो आपने FBR को जो है वो सबमिट करनी है। अदरवाइज ये है कि आपको फिर अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जो है वो इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर हम ये रूल को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो इसमें रूल में कहा कि इन क्लास ई फॉर द फुल स्टॉप एट द एंड द एक्सप्रेशन एंड शैल बी सबमिटेड देयर आफ्टर द फॉलोइंग न्यू क्लास शैल बी एडेड नेमली। नई क्लास ऐड की गई हैं जिसमें सबसे पहले इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल। अच्छा, ये किस बंदे ने बैलेंस शीट जमा करनी है? इंडिविजुअल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनीज हैविंग ओनली 1 शेयर होल्डर, मतलब वो कंपनीज जिनके 1 शेयर होल्डर है, मतलब SMC वगैरह जिनके ज्यादा शेयर होल्डर है उनकी जरूरत नहीं है। और नंबर अदर देन मैन्युफैक्चर, तो जो मैन्युफैक्चर है इन तमाम की सूरत में जो मैन्युफैक्चर है उनको ये इसके में एग्जाम्पशन है। अब बैलेंस शीट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ बिजनेस कैपिटल विद कॉरस्पॉन्डेंस एसेट्स इन द बैंक अमाउंट अवेलेबल टू पार्टनर विद परसेंटेज विद एज द कॉज में बी, मतलब कि उसमें बैलेंस शीट भी ऐड करनी है जिसमें आपके जो है ना वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल होगा, उसमें आपके एसेट्स होंगे, बैंक बैलेंस होंगे और पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होगा। provided that where an individual, an association or a company having only 1 shareholder member other than manufacturer already registered do not fulfill the requirement of clause within 30 days from the date they said requirement comes into force। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर यानी कि 6 अप्रैल तक जो आप जमा करवा सकते हैं। The electronic filing of return shall only be allowed with prior authorization of the commissioner through IRS। वही चीज़ आगे कि जब अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी जो रिटर्न सबमिट नहीं होगी, उससे पहले आपको अपने मुतलका कमिश्नर से जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर जाके अपनी जो है आपकी टैक्स की रिटर्न सबमिट होगी। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला रूल है, जो अगला पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो वो सेक्शन लगाई गई है। इंशाल्लाह हम इसको 1 बाय 1 करके सारे जो है वो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे ताकि हमारे जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम।